कहानी सुनकर कलेक्टर ने दिया इस्तीफा। कई साल पहले की बात है। मिस्टर सप्रू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। सप्रू जी भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बजे का समय था। मनोहर नाई चरण सेवा कर रहा था। मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। आपको मैं क्या सुना सकता हूँ। आपने तो हजारों किताबें पढ़ी हैं और लाखों कहानियां सुनी हैं। आप रोज जो मुकदमे करते हैं वह सब कहानियां ही तो हैं। इसलिए आप कुछ कहे और मैं सुनूं। नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी सुनाओ। आप नहीं मानते तो सुनिए। बीच बीच में हूं जरूर कहते जाए, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूंगा। अच्छा ठीक है। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे। छत पर केवड़े का छिड़काव किया हुआ था। हूँ। सोने का पलंग था। रेशम की निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था। उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था। उस पर सफेद चद्दर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए के रखे थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा एक टक देख रही थी। दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन तो होता ही है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। अच्छा, फिर? दासी थी बेचारी दिन भर थकी हारी। ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की कमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी टप से सो गई। अरे, फिर क्या हुआ? शामत आई होगी। 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने आए। पूर्णमासी की चांदनी थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। गजब हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया, जमीन पर उतारकर उसे मारा। डर के दासी थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर चरण पकड़ ली और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल माफी नहीं हो सकती, सजा दी जाएगी। अच्छा, फिर? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सब माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सजा तजवीज करें, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। अच्छा, फिर? बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर व्यतीत किए हैं, इसलिए 60 बेंतगी की सजा दी जाती है। बहुत सख्त सजा दे दी। रुतबा पा जाने पर आदमी कसाई हो जाता है। आगे चलो। सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो यह साफ मर जाएगी। हूँ। तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि बेल्ट में ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेल्ट उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गई। औरत की जात मुलायम होती ही है। हूँ। बादशाह 1 2 3 4 5 कहकर गिनती गिनने लगे। 30 बेल्ट तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। तीसरे से 60 बेल्ट तक दासी खूब हंसती रही। लेकिन ऐसा क्यों? धीरज रखिए, सब बातें आप ही आप खुलती जाएंगी। अच्छा ठीक है। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई और फिर हंसी क्यों? दासी ने कहा कि चोट के कारण रोई थी, परंतु जब यह समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया, तब तो 60 बेल्ट लगे और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, तो इनकी ना मालूम क्या दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी ना बचेंगी। आप दोनों पर अनगिनती बेल्ट पड़ेंगे। अतः यह सोचकर मैं हंसी की सजा देने वालों को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देख आप क्रोधित हुए, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देख खुदा गुस्सा होता है। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कफनी पहन ली। रामचंद्र जी दिन को वन की ओर चले थे। बादशाह ठीक आधी रात को वनगामी हो गया। वाह वाह, द ड्यूटी इज द ब्यूटी। अंग्रेजी में क्या मुझे गाली देने लगे? नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी। इतना कहकर वे पलंग से उतर गए और जमीन पर कंबल बिछाकर लेट गए। अगले ही दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्रू 440 रुपए मासिक पर लात मारकर फकीर हो गए।
बगल के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे डिप्टी कलेक्टर फकीर बनकर बैठे हैं। बात ही बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, कोतवाल साहब घटना स्थल पर जा पहुंचे। वेल मिस्टर सप्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्ट्री के वास्ते नामजद हो गया। तुमने यह इस्तीफा क्यों भेजा? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करना नहीं मांगता। अभी तक सरकारी नौकरी की, अब मालिक की नौकरी करूंगा। पिकिरी करेगा पिकिरी। 24 घंटे में 5 घंटा सरकारी काम करो और बाकी वक्त में पिकिरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सजा देने वाले नहीं जानते हैं कि उनके लिए किस साज की तजबीज हो रही है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। हुजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा, यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मंझला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि एक काले सांप ने एक मेंढक पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेंढक को गटक जाएगा। उसी वक्त वह साधु हो गया। आज तक पता नहीं कि कहाँ है। मिस्टर सप्रू, अगर मेरी बात पर तुम नजर नहीं डालता तो ना सही। तुम्हारे घर जाकर देखो, तुम्हारी खूबसूरत और तालीम याफ्ता बीवी फाटक पर हाथ रखे रो रही है। तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी रो रहा है। तुम्हारे बिना तुम्हारे मैम साहब का क्या हाल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चों को पढ़ा लिखा दो, तब फिक्र होना, तब हम भी फिक्र होगा। नहीं हुजूर, भूखी प्यासी थकी हारी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है, उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूंगा, खुद अपना इंसाफ करूंगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वह दूसरों का क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया, पर सब व्यर्थ। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती सप्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था कि मैंने नहीं जाना था कि कहानी में भी असर होता है, नहीं तो ये कहानी नहीं कहता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों को बिना सोचे समझे दंड दे देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी भगवान है, जो कि हमें देख रहे हैं और हमारे लिए भी दंड तैयार कर रहे हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।